Okay, so good evening everyone, and our next chapter is gravitation. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम कंसेप्ट आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सेम टू सेम कंसेप्ट रिपीट टेलीकास्ट होता है। आफ्टर 1 ईयर यू विल रियलाइज दिस जब भी आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई जो है ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, किस किस के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सर मास क्या होता है, राइट। तो अगर मैं मास के बारे में बात करूँ, मास के बारे में हमें आइडिया है क्या? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज मास? एनीवन? Sir, mass is a property of physical. ओके, सो बेसिकली मुझे आंसर जो मिला, सर मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फिजिकल बॉडी। तो बहुत सीधी सी चीज है कि मास जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। किन किन चीजों में हेल्प करता है, लेट मी टेल यू। द फर्स्ट थिंग जो जिसमें वो हेल्प करता है वो है हमें जो है वेट कैलकुलेट करने में, है ना। विदाउट मास हम नहीं कह सकते कि हमारा वेट क्या होगा, राइट। वेट बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है। आई एम श्योर कि आपने बताया, सर ने जो है आपको मोशन वगैरह में बताया होगा, ठीक है। और हमें किन किन चीजों में हेल्प करता है, और हमें एनर्जी फाइंड करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज एनर्जी नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हाफ mv² mgh। क्लियर, राइट। आप लोग के तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, अगर नहीं आया कुछ चीज तो देन Yes. यू कैन आस्क मी, है ना। Yes. राइट राइट, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन में हमें ये क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई मास होता है, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा ही, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही। दैट इज समथिंग हमें लास्ट 150 से 200 साल में हमें ये सिखाया गया है कि दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका कोई मास नहीं है। तो एक चीज और इसमें आप आज के बाद से ऐड कर लो कि दुनिया में अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है तो उस पर जरूर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम बच्चों कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। इज दैट क्लियर? उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? Gravitational force. फोर्स। तो हमें ये क्लैरिटी पहले हम ले लेते हैं कि यार ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली होता क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो आपको अभी मैंने इमीडिएटली बताया कि अगर किसी का मास है तो डेफिनेटली उस पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. राइट। अगर Yes, मैं sir. बच्चों आपसे बोलूं कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट आई हैव द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m2। ठीक है, अच्छा फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक मास मैंने m1 लिया और m1 खुद के ही ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स वी नीड मिनिमम 2 मासेस। कम से कम हमें कितने मासेस चाहिए? 2। क्लियर? Yes, sir. करेक्ट। तो उन 2 मासेस पे अब हम देख लेते हैं कि सर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है ना। तो इसको याद ही रखना है कि सर जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये तो हम बचपन से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करता है, तो ये इसका नेचर कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। सेकेंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए, आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि सर ये यूनिवर्स में हमारे 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसमें वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स। यस और नो? Yes, Yes. sir. राइट। ये 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट इज r, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 के। अब आपको ये क्लैरिटी भी आ गई होगी, जो मैंने पहला सेंटेंस बोला था वो यही बोला था कि अगर किसी का मास नहीं है तो देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली मास पे ही डिपेंड करता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उन दोनों के मासेस के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. राइट। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से सर कोई एग्जांपल है कि आपके पास? बिल्कुल है। लेट सपोज हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन? Mercury. मर्क्यूरी, है ना। तो मर्क्यूरी के कंपेयर में मतलब सन और मर्क्यूरी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो हमें क्लियरली बताता है कि भाई सन और मर्क्यूरी के बीच जो फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है कंपेयर टू अर्थ एंड सन। उसके पीछे 2 फैक्टर है। एक तो मैंने आपको बताया मास, और दूसरा क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस। कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर?
square of the distance. हाँ, क्लियर है। अब अच्छा, मेरे को चैट में किसी ने पूछा है सर हाउ, लेट मी सी, सृष्टि शाह आई थिंक। सृष्टि, क्या डाउट है बताओ। सर वो मतलब ये M1 और M2 मतलब दोनों का समेशन नहीं होना चाहिए सर। समेशन मतलब कुड यू रिपीट अगेन, क्या बोला? समेशन किस टर्म्स में कह रही हो आप? समेशन मतलब अब समझो M1 60 kg है, M2 20 30, तो क्या मतलब मल्टीप्लाई क्यों होता है वो? अच्छा, सो मल्टीप्लाई ही क्यों होता तो है? सृष्टि इज आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जब आप फोर्स निकालते हो तो आपने ये क्यों लिखा कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने M1 M2 लिखा है। मैं तो सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 प्लस M2 लिखूंगी, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को अधिकार दिया हुआ है, तो आप भी लिखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना, फिजिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता सृष्टि। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है उस तरीके से बता रहा था ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझ लो सृष्टि, कि हम M1 प्लस M2 क्यों नहीं लिखते और M1 इंटू M2 क्यों लिखते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस इंसान ने इन्वेंट करा था, जिस इंसान ने डिस्कवर करा था, उनका नाम था आइजैक न्यूटन सर, राइट? ठीक है ना, यस ये तो सर। पता है ना सृष्टि। अब न्यूटन साहब ने हाँ यस। पहली चीज तो दो चीज बताई। पहला चीज उन्होंने प्रूव करा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है M1 इंटू M2 के, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 प्लस M2। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई भी बोल देता, लेकिन उन्होंने इसका प्रूफ दिया। उन्होंने ऐसा नहीं, जब उन्होंने, अब तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कोई भी इंसान कोई चीज अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को लेता है और सभी पॉसिबिलिटी को एक एक करके चेक करता है। तो न्यूटन ने सिर्फ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 प्लस M2 ही नहीं करा होगा, उन्होंने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 का होल स्क्वायर भी करा होगा, M1 स्क्वायर इंटू M2 भी करा होगा, M1 अपॉन M2 भी करा होगा, ऐसे बहुत सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज ली होगी। पॉसिबिलिटीज है। हाँ, मतलब जितनी भी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद एक्चुअली जो फोर्स मिल रहा था, मतलब जो वैल्यू निकल रही थी फोर्स की, वो किसके मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही थी M1 इंटू M2 के, राइट? सो बेसिकली अगर मुझे और कोई शायद टीचर होता तो आपको बताता कि ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ है, बट मैंने आपको बताया कि जिस इंसान ने भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा है उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज को लिया है, बट मोस्ट कन्वीनियंट पॉसिबिलिटी क्या है? M1 इंटू M2। इज दैट क्लियर? यस। राइट, चलो, तो हमें ये पता चला कि सर फोर्स एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है M1 इंटू M2 एंड फोर्स एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो दैट वुड बी M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब जब भी प्रपोर्शनल को हम रिमूव करते हैं तो एक क्या आता है बच्चों, एक कांस्टेंट आता है जो आप बचपन से सीख रहे हो, क्लास 9 से सीख रहे हो, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे जी, तो ये हो गया जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जी को हम बच्चों बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल Gravitational constant. कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने ये भी सीखा है कि सर जब भी हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है। तो जैसे अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर ये वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो अगेन दैट इज समथिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया जाता है, बट एक्चुअली हम इसको बता सकते हैं लेकिन बताते नहीं कि हाँ क्यों कैसे करते हैं। एनीवे, तो जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, क्योंकि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं और एग्जाम में जी की वैल्यू कैसे आती है दैट इज समथिंग नोबडी आस्क। ठीक है, इसका यूनिट मुझे आप लोग बता दो कितना आएगा निकाल के, जी का जो यूनिट होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पर kg-2। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो एवरीवन, क्या क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चीजें हमें पता चल गई हैं, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंटेंस को अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो दैट इज समथिंग अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
अगर आप लोग को देखना है तो एक बार फिर से देख लो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हमें मोस्टली पता चल चुकी हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन, कहाँ थे अब तक? ध्रुव? सर अभी लिंक आई। अच्छा, इतना लेट आया। हाँ सर, अभी मिली थी लिंक। चलो, तो जो बच्चे भी लेट आए हैं एक बार फिर से समझ लो कि हम बेसिकली नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, जिसको आप क्लास 7, 8, 9 से जो है न्यूटन सर ने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान करा है, पूरी ह्यूमैनिटी पे एहसान करा है कि उन्होंने बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो उसी बारे में हमें पढ़ना है। और आपके मन में आज तक क्लास 8, 9 से 7 से 11, 8, 10 से जो भी डाउट्स होगा, यू कैन आस्क टू मी कि सर ऐसा क्यों होता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है ना? नहीं तो कोई ऐसा मत पूछने लग रहा सर हमें भूख क्यों लगता है, सो वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा। यस सर। चलो, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया कि भाई फोर्स जो है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है G m1 m2/r², ठीक है। ये हमने सेम टू सेम जो है डिराइव जैसा बोल सकते हो करा है। दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम वगैरह में या फिर कहीं पे अगर ये आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गिव अ स्टेटमेंट, सो यू कैन से एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attract every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between those two objects, right? फिर ये जो है यूनिट की बात हो रही है, तो सिंपल सी चीज है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। एक और यूनिट होता है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ही सिखाया था, फोर्स का एक और यूनिट होता है सीजीएस में, ठीक है। अगर मैंने आप लोग को वेक्टर पढ़ाया है तो मैंने सिखाया होगा कि डायन करके, डायन बोलते हैं DYNE, ठीक है। इसको डाइन बोलते हैं एक्चुअली, DYNE, ये सीजीएस में यूनिट होता है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। याद है क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, बस इतना है ना, ये स्क्वायर का नहीं आएगा, ठीक है। तो जो है अगर आप न्यूटन में पुट करना चाहो तो न्यूटन में कर लो, डाइन में करना चाहो तो डाइन में कर लो। बाकी आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना सिखाया हुआ है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला आता है ना हम लोगों को, Yes. है ना? तो ये ऐसा स्लाइड है जो मतलब ऐसा है नहीं कि आपको नहीं आता। तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, ये थोड़ा सा जो है एक टर्म यूज करा है किलर विजुअलाइजेशन करके, तो ये कुछ बताने के लिए कि भाई अगर यहाँ पे जैसे हमने थोड़ा सा जो है स्पेस का यूज करा है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है स्पेस में, ये एक और ऑब्जेक्ट है स्पेस में, तो आपने देखा होगा कि ये हमेशा कुछ ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ट्रैवल, ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है ना? तो आप लोग को लगेगा कि सर ये इस तरीके से क्यों ट्रैवल करता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई दो ऑब्जेक्ट अगर मैं इनको स्पेस में छोड़ दूं, ठीक है ना, बड़े ऑब्जेक्ट को, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये कुछ ऐसे हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो होगा भी ऐसे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। बट होता क्या है ना कि जिस इंसान, मतलब इंसान नहीं, जिस किसी ने भी इस दुनिया को बनाया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है कि इसको ना एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है। तो ध्यान से देखो, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो अल्टीमेटली इधर चला जाता है। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है और ये एक वेलोसिटी इधर है, तो ये इसका मोशन इधर हो जाएगा, इसलिए हमेशा ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. है ना? अब वो किसने उसे वो वेलोसिटी दी है, दैट इज समथिंग पूरी दुनिया उसको, जब भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रहा है तब से हम सोच रहे हैं, बट हमें अभी तक आंसर मिला नहीं है, ठीक है। और ये आपको पता है सर्कुलर मोशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी ने वेलोसिटी इसको v दी है तो फिर जो फोर्स जो बेसिकली फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv²/r, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. है ना? आई एम श्योर कि आप लोग को ये पता होगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करो कि सर उसकी वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सर अगर मैं दो मासेस ले रहा हूँ जिनका मास 1 kg है, 1 kg, और इफ आई एम टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन दोज टू मासेस इज 1 मीटर, तो डायरेक्टली F शुड बी इक्वल टू G। तो इस तरीके से आप G की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उनके बीच फोर्स पता है तो। दैट इज समथिंग जो पता होना चाहिए।
फिर ये चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन करा है कि भाई अगर किसी ने इसको जो है v वेलोसिटी से मूव करा तो होता क्या है, आप फिर से एक बार समझ लो कि अगर ये हमारा अर्थ है, लेट्स सपोज ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। आपको पता है ना कि मून हमारे चारों तरफ हमारे घूमता है, पता है क्या सभी को? Yes, sir. रोटेट करता है, राइट। तो लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है कितना, जो है Fg, ठीक है ना। तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये हो जाएगा आपका Fc। तो यहाँ पे जो बच्चों Fc की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, Fg के, जहाँ पे मैं लिखूंगा g m1 m2 या फिर me इंटू mm। me इज स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ, mm इज स्टैंड फॉर मास ऑफ मून, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं आर स्क्वायर, और ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज द रिलेशन, और ये जो m है ये दिस इज योर mm, मतलब आपके मून का मास, ठीक है। तो mm कट जाएगा और आपको रिलेशन आप ऐसे एक बना सकते हो। इस रिलेशन का हम हर जगह यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ग्रेविटेशन के। एटलीस्ट आई नीड 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस। इक्वल होने सर, इसका इक्वल होने का रीजन रिपीट। इक्वल होने का रीजन बहुत सिंपल सा है। देखो ये तो आप लोगों को जो है केमिस्ट्री में भी एक एटम करके चैप्टर आएगा, वहां पे भी बताया होगा। बट एनीवे, पहले तो आप ये समझ लो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो आपको ये तो पता है कि सर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये पता है हमें? यस, Yes. ये तो पता है ना, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन आर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर सोचो कि mv स्क्वायर अपॉन आर को अगर कोई बैलेंस करने वाला फोर्स है ही नहीं, तो पक्की बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये तो कभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, राइट। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट है और इस mv स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो ये इधर चला जाएगा। बट यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब हो सकता है कोई भी फोर्स हो सकता है, या इस केस में ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास m है तो सेम टू सेम ये फोर्स Fg लगेगा। और अगर Fg इज इक्वल टू F, ये इसको मैंने Fc बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा। या तो अगर Fg की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन Fc होगा तो वो इधर आ जाएगा, और अगर Fg की वैल्यू लेस देन Fc होगा तो ये इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? सो वो होना ही पड़ेगा उसको, तभी वो सर्कुलर मोशन में और सेम रेडियस में वो इस तरीके से मूव कर पाएगा। और हमें पता है, अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं तो जितने भी हमारे जो है प्लैनेट्स वगैरह हैं, सभी के बीच एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस आता है, नहीं तो सारे एक सेम रेडियस से रोटेट करते हैं। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो जो है जो भी हमने पढ़ा उसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक छोटा सा पोर्शन में कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ क्या हो सकता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। तो किसी भी मीडियम से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीडियम। मीडियम मतलब जैसे मीडियम क्या होता है, मीडियम आप चाहे ग्लास ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे ऑयल ले लो, चाहे एयर ले लो, चाहे स्पेस ले लो, तो हर एक को एक अलग अलग मीडियम है ना। बेसिकली मीडियम डिपेंड करता है आपके डेंसिटी पे, ठीक है। तो अगर मैं एयर में ले रहा हूँ, स्पेस में ले रहा हूँ, वैक्यूम में ले रहा हूँ, ऑयल में ले रहा हूँ, वाटर में ले रहा हूँ, ग्लास में ले रहा हूँ, हर एक जगह पर एवरीवेयर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐड कर लो। इज दैट क्लियर? यस सर। राइट। Yes, sir. सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस, हेंस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो ये तो बहुत क्लियरली हमें दिख भी रहा है कि भाई अगर एक मास m1 है, इधर ये है, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, सो इट्स वेरी क्लियर कि इनका जो फोर्स होगा वो जो है लाइन जॉइनिंग जो होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही होगा। ऐसा नहीं कि जो है ये इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर लगेगा, इट शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। और जो है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। Third point is the gravitational force is conservative force. So there are two kind of forces, one is conservative, one is non-conservative. किसी को पता है क्या what is conservative and what is non-conservative? Yes, sir. हाँ बताओ। सर कंजर्वेटिव मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। Very good, ठीक है। तो conservative मतलब basically does not depends on the path. It's always depends on the first basically initial and final point. Yes. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो that's great. ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने अर्थ लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया है। तो अर्थ का मास जो है दैट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है ना। वो कितना है आपका
6 इंटू 10⁻24 kg, या फिर इसको एक पॉइंट के फॉर्म में भी मतलब एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, उसको वो हर जगह अप्लाई होता है। ये तो आप लोगों ने वहां सीखा है, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे ये सिंपल सी चीज की सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर अगर मैं F12 की वैल्यू फाइंड करूँ, लेट्स सपोज ये मेरा 1 है एंड दिस इज माय 2, अगर मैं F12 की वैल्यू फाइंड करूँ तो पहले इसको डिनोट कैसे करोगे? इट वुड बी नॉन एज फोर्स ऑन 1/2। कैसे इसको आप रीड करोगे? फोर्स ऑन 1/2, मतलब फोर्स कौन किस पर लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2 पे। ठीक है। और जो F21 होगा इसको हम कैसे रीड करेंगे? दैट वुड बी रीड लाइक फोर्स ऑन 2/1, मतलब सेकंड वाले पे कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट वाला। तो चाहे आप F12 फाइंड कर लो, चाहे आप F21 फाइंड कर लो, उन सभी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? G मास ऑफ अर्थ इनटू, अगर इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी GME इंटू 1 अपॉन r²। ठीक है। एक ही चेंज आएगा कि सर जो F12 होगा, सोच के देखो, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, 1/2, तो दूसरा वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो F12 की वैल्यू राइट हैंड साइड है। क्या क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और जो F21 की वैल्यू है वो किस तरफ होगी? फोर्स ऑन 2/1, तो 2 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट साइड। ठीक है। Left. तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि वो अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे बच्चों में लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस में F21, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें फॉलो हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है। तो हमें कई बार ऐसा फील आता है कि नहीं, अर्थ ना हम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, हम तो अर्थ पे कम फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अर्थ जितना हम पे फोर्स लगा रहा है, हम भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, बट अल्टीमेटली अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अर्थ को नहीं खींच पाते, अर्थ हमको खींच लेता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। चलो, अब ये जो है कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने जो है बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा। लेट्स सपोज ये आपका जो है वाटर है, ढेर सारा ऐसे पानी भरा हुआ है, जो ब्लैक में आपको, या फिर जो भी कलर ग्रे कलर है, ब्लैक है, तो ये आपको जो कलर दिख रहा है, जब भी वाटर की कोई ड्रॉप होती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इसको वाटर में रख के और इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचूं, तो आपको ऐसा दिखेगा। जब अगर आप बहुत उसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, तो जैसे आप उसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो कुछ वाटर का जो पोर्शन होगा वो इससे चिपकते हुए ऊपर की तरफ आता है। ऑब्जर्व किया है क्या आप लोगों ने इस तरीके से? यस सर। है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि भाई उन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिससे वाटर और जो भी वो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जैसे आप उसको ऊपर की तरफ लेते हो तो वो कोशिश करता है कि जाए ऊपर की तरफ, बट जो है नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होने के कारण वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग जो आप एक्चुअली जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? No, Yes, ठीक sir. है। No, नहीं sir. डाउट है? हाँ बोलो। किसी ने पूछा क्या कोई क्वेश्चन? नो। नो। ओके। सो अगर आप लोग को चीजें क्लियर हो गई तो मुझे फटाफट विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो विद आंसर। क्या आंसर आएगा? सॉरी, देख लो। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमें बोला हुआ है कि भाई दो बॉडीज है, वी हैव टू बॉडीज, मासेस ऑफ 5 kg एंड 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये तो क्लियर, ये तो बहुत क्लियर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², वेयर m1 इज 6 × 10⁻24 kg, m2 इज 5 kg and r is already given, that is 6 × 10⁻6 मीटर। ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर f इज इक्वल टू 48.85 न्यूटन। दिस शुड बी द आंसर। एक बार आप लोग करके देखना। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सेकंड पोर्शन है, also find the initial acceleration of the two masses। मतलब इन दोनों मासेस का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब ऐसा समझो कि स्पेस में ये बड़ा वाला मास रखा है, ये छोटा वाला मास रखा है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का आपका मास की वैल्यू कितनी हो, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले का और इस वाले का, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इस वाले का निकालूंगा तो मैं कर दूंगा a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और f की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, m की वैल्यू है 6 × 10⁻24।
तो जो a की वैल्यू आई वो मुझे दिखाई दे रही है 8.142 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज वेरी लेस। क्या आप सभी को पता चल रहा है ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये तो हिलेगा ही नहीं वहां से, ये तो बहुत बड़ा है ना। Yes. है ना। और छोटा वाला जो है वो डेफिनेटली हिलेगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा आना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा खासा आना चाहिए। तो a1 की वैल्यू है f अपॉन m1, f इज ऑलरेडी 48.85, m1 इज 5, सो आंसर वुड बी a1 इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो यस सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अगर क्लियर है सभी को तो हाँ, ये क्वेश्चन कर लो। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो क्या मतलब हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। So the question is, what is magnitude of the gravitational force F on the particle? So we have a particle due to rod. So we have a particle, the mass of this particle is m. इसमें सभी को क्लियर है क्या? Right? Yes, sir. Right? And we need to find gravitational force between this particle and this rod. अब सोच के देखो, अगर हमारे पास एक पार्टिकल होता जिसका मास m होता और दूसरा पार्टिकल होता उसका मास अगर कैपिटल M होता, तो आंसर आ जाता gm इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता। बट इस बार ऐसा नहीं, इस बार हमारे पास कैसा है, इस बार हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, अब इस रॉड का मास उन्होंने गिवन दिया हुआ है m है, और उसका जो लेंथ है दैट इज अगेन गिवन, दैट इज l। ठीक है, अब सोच के देखो जरा सा कि मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है कि इस रॉड से और इस मास का क्या डिस्टेंस है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कौन सा डिस्टेंस आप लोगे। अगर इस वाले पार्टिकल की बात करो, इतने मास की बात कर रहे हो, तो कौन सा लोगे? क्योंकि आपने पूरे का बात करो तो ये डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस लोगे, ये लोगे, ये लोगे, कौन सा लोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन कट कर लो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है, और इस पोर्शन को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो इसका मास है दैट इज डीएम, एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस मास के और इस डीएम के बीच का, उसको भी अज्यूम कर लो दैट इज एक्स। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले ये लॉजिक क्लियर है क्या, क्यों मैंने डीएम लिया, क्यों डीएम मैंने लिया? ये लॉजिक क्लियर है सृष्टि एंड एवरीवन? Yes, sir. चलो, अगर ये लॉजिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं सोचूं कि अगर इस डीएम के बीच और स्मॉल एम के बीच अगर फोर्स की बात करूं तो वो होना चाहिए सर F इज इक्वल टू जी एम इंटू डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब मुझे पता है कि सर अगर इसका लेंथ L था तो जो मास था M, जब इसका लेंथ हो गया, अगर इस डीएम का लेंथ अगर मैं अज्यूम कर लूं dx है, ठीक है, जब इसका लेंथ dx हो गया तो मास कितना हो जाएगा, सोच के देखो, क्या मास हो जाएगा dx इंटू एम अपॉन एल। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो डीएम की वैल्यू जो है मैंने उठा के पुट कर दी, एंड डीएम यही आपका क्या है, डीएम है। तो जो डीएम की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी मैंने, तो ये आ गया। और ये जो छोटा सा फोर्स है ना, तो इसको अज्यूम कर लो छोटा सा फोर्स डीएफ है, क्योंकि पूरा फोर्स नहीं है। तो ये हो गया जी एम इंटू डीएम की वैल्यू इज एम बाई एल इंटू डी एक्स एंड अपॉन एक्स स्क्वायर था ही हमारे पास। अब अगर मुझे पूरे रॉड की वजह से फोर्स फाइंड करना है, किसकी वजह से फाइंड करना है, पूरे रॉड की वजह से फोर्स का फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो डीएफ का इंटीग्रेशन होता है एफ जी एम इंटू एम अपॉन एल, तीनों कांस्टेंट है, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इतना करना था आपको। अब आपको इंटीग्रेशन, जिसको नहीं आता मुझे बता दो कि सर इंटीग्रेशन नहीं आता। और इंटीग्रेशन के अलावा आपको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि लिमिट कैसे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट में आपको क्या करना है कि आपको टोटल जो है पूरा का पूरा लेंथ की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है, तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ना। तो सोच के देखो, यहाँ पे जो एल जो आपको लिमिट पुट करोगे वो कैसे पुट करते एक बार समझ लो। पहले तो इस रॉड से इसके बीच का डिस्टेंस ये डी है, ठीक है, तो मैंने इनिशियल लिमिट लिया, वो डी लिया, और फिर टोटल का हमें फाइंड करना था, तो एल प्लस डी। ठीक है, अब देख लो, इसको आपको ये क्लैरिटी आना चाहिए कि सर यही लिमिट क्यों लोगे, बिकॉज एल प्लस डी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट क्या है, एल प्लस डी है, लोअर लिमिट क्या है, माइनस डी है, तो आपको देखो एल मिल रहा है। एल क्या है,
इसकी वजह से, मतलब पूरे में कितना फोर्स लग रहा है वही तो हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है क्या? लिमिट का खेल समझ में आया सभी को? यस। ठीक है। यस अब तो जिसको ये नहीं पता कि इंटीग्रेशन कहते हैं वो कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है, कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। यस सर क्लियर? Yes, sir. तो सिंपल x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिला मुझे फाइनली माइनस में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, शुड आई गो अहेड? शुड आई? Yes. आगे बढ़ना है क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन था, आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अब हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर का, मतलब अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा दैट वाज इंपॉर्टेंट, बट जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से वो अल्टीमेटली इसी टॉपिक से आते हैं। और उस टॉपिक का नाम है, मतलब चैप्टर से बोलूं या फिर मैं इस टॉपिक से बोलूं कि जो भी फोर्स का न्यूमेरिकल होता है वो इसी टॉपिक से आता है, और वो है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमें ये तो जो है आई थिंक क्लास 9 से ही सिखाया गया है कि जो फोर्स है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पक्की बात है कि जो फोर्सेस हम फाइंड करेंगे उसमें हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, और उसको वो डायरेक्शन अगर हमें देखना आता है तो ये टॉपिक भी सिंपल है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है, सिंपल सा मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। कि जैसे हमारे पास दो मासेस है, द फर्स्ट वन इज m1, द सेकंड वन इज m2, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं r12 ले रहा हूँ, एंड इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f12, आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया व्हाट इज f12, फोर्स ऑफ 1/2, फोर्स ऑन 1/2, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? सेकंड वाला, राइट? यस सर ठीक है, अब मुझे एक चीज का आंसर दे दो कि F12 का जो डायरेक्शन होगा वो तो सर हमें ऐसे ही पता है, फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे, कौन लगा रहा है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो हमें दिख गई सर, इधर है। दिख रही है क्या सभी को? जैसे मुझे दिख रहा है क्या वैसे सभी को दिख रहा है? यस सर। Yes, यस sir. ठीक है, सर फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता ही चल गई। अब अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो F12 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर G m1 m2 अपॉन, अगर आपने डिस्टेंस r12 या जो भी ले रखा है, r12 ले रखा है तो r12, तो r12 का स्क्वायर कर दो, मॉड करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और यहाँ पे जो भी इसका आपका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं r12 यूनिट वेक्टर से। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वेक्टर में, आई डोंट नो कितने Yes, लोग sir. ये नहीं थे, बताया है ना कि ये हो गया पूरा मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes. और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? r12 का हो जाएगा r12 वेक्टर अपॉन r12 मैग्नीट्यूड। तो फाइनली आंसर आएगा g m1 m2 अपॉन r12 का क्यूब इनटू r12 का वेक्टर। किसी को कोई डाउट? एनीवन? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। F12 फाइंड करना है, F21 फाइंड करना है, तो ये होगा आपका। अब ये माइनस क्यों आ रहा है इस चीज को समझ लेते हैं कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों आया। तो सोच के देखो, अगर मैं F12 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो F12 को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1/2। तो फोर्स ऑन 1/2, तो जो M1 है वो M2 की तरफ जा रहा है ना? मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, M1 जो है वो M2 की तरफ जा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है? M2। तो ये इसको खींच रहा है, मतलब ये अपने से दूर जा रहा है, मतलब जो भी पोजीशन था, तो इसलिए वो उसको बताने के लिए माइनस आता है। सिंपल वर्ड में लोग कहते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ग्रेविटेशन फोर्स इज इन अट्रैक्टिव नेचर, कि अगर अट्रैक्टिव होगा तभी तो जो है उसकी तरफ जाएगा वो। तो माइनस साइन सिर्फ आपको बताता है कि जो भी ग्रेविटेशनल का फोर्स का नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है। बोलो, क्लियर है सभी को? सर पिछले वाले थियोरी में एक डाउट है। बताओ। सर जो ये मॉड कैप का आपने वो मतलब क्यों लगाया सर? मतलब अगर वो ही रहने देते तो? क्या रहने देते, फिर से बोलो। इसकी बात कर रही हो कि सर ये हमने मल्टीप्लाई क्यों जो करा, आर कैप जो मैं डायरेक्ट, हाँ यस सर। है ना? देखो देखो नहीं मेरी सर, वो बात, तो पता चला कि मल्टीप्लाई क्यों करा, हाँ हाँ, तो पर उसका वैल्यू जो ये है r1/2 अपॉन मोड r12, वो क्यों वो इसलिए लिखा कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जो है उसने यूनिट वेक्टर की वैल्यू नहीं गिवन है और उसने ये वैल्यू गिवन है, r12 गिवन है और r12 का मॉड तुम्हें आता है निकालने, तो अगर ये गिवन है तो तुम्हारा इस फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिया। वो अल्टीमेटली दोनों सेम ही है, डिपेंड्स करता है कि तुम्हें ये याद रखना है या ये याद रखना है। ठीक है, अगर तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में करना है तो जाके ये लर्न करो,
अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना आता है तो ये लर्न करो, ठीक है ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, डिपेंड्स कि तुम्हें कौन सा आता है। क्लियर? ओके सर। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब देखो, अब जो ये है ये सेम टू सेम डेरिवेशन आपको मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब भी आप वो चैप्टर पढ़ोगे यू विल रिमेंबर कि हाँ सर ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया बच्चों वाई एक्सेस। दो आपको मासेस दिख रहे हैं, एक ए पे है m1 और बी पे है m2। m1 का ऑरिजिन से, दिस इज योर ऑरिजिन, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है r1, और m2 का जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज योर r2, ठीक है। क्या कंडीशन क्लियर है कि क्या मैं कह रहा हूं सभी को? यस चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि सर F21 की वैल्यू क्या होगी, F21 मींस सिंपल फोर्स ऑन 2/1, तो फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, तो हमें दिख रहा है कि सर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यस और नो? यस सर। तो हमें पता है सर डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये मैंने माइनस अप्लाई लिखा, और फिर F21 की वैल्यू हो जाएगी Gm1 m2 अपॉन में R21, ठीक है। क्या हो जाएगा R21, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हो जाएगा R21, ठीक है। R12 का ये हो जाएगा, ये इन्होंने थोड़ा सा गलती करा है, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ये हो, दिस शुड बी R21, ठीक है। R12 भी लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने वही लिखा है, एनीवे, ठीक है। जब भी आप F21 फाइंड कर रहे हो तो उसको R21 के फॉर्म में ही फाइंड करो, तो आपकी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ कि F21 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन में R21 का मॉड इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, यही हमने पढ़ा है, यस सर। ठीक है। अब अगर आपको R21 की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी हो तो ये होता है डायरेक्टली R2 माइनस R1, लर्न कर लेना इसको, क्या होता है R2 माइनस R1, ठीक है। तो आप जो है वैल्यू पुट करना है, तो फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए, F21 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का होल क्यू इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सिंपल सा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जो सेम टू सेम आपको क्लास 12 में भी दिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम जो है दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वी नीड मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 3 लिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज m1, द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1, सेकेंड वन इज m2 एंड द थर्ड वन इज m3, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर रिजल्टेंट फोर्स आप जो पूछ रहे हो वो तो हमें सिंपल सा हम बता सकते हैं कि अगर आप m3 पे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हो, अगर मैं f3 पूछ रहा हूँ f3, तो इस m3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा सर? m1 लगाएगा और m2 लगाएगा। m1 इसको अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, m2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी दिस, क्योंकि ये तो पता है कि सर एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट इधर होगा। क्लियर है सभी को? यस है ना? यस सर। ठीक है, तो जो F3 की वैल्यू होगी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन F3, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इट शुड बी F32 प्लस में F31, फोर्स ऑन 3/2 प्लस में फोर्स ऑफ 3/1। क्लियर है? अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को वेक्टर में सिखाया हुआ है, यहाँ पे भी सिखाऊंगा जिन्होंने नहीं सीखा है, बट एनीवे वो हमें आना चाहिए। आगे बढ़े? यस सर। चलो सर बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हेलो, यस सर। बोलो क्या कह रही हो, बताओ जल्दी। सर वेक्टर का एक डाउट है, तो जो वेक्टर के क्लास में तो वो भी सिखा देना ना सर। बोलो वेक्टर की क्लास का क्या डाउट है? सर वो थोड़ा बड़ा डाउट है, उसमें टाइम। अच्छा चलो ठीक है, देखेंगे, वेक्टर की क्लास होगी तो भी सिखा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें एक लिंक शेयर कर दूंगा मेरा वीडियो, ओके वो सर। देख लेना। ओके सर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। सर क्रिया, मेरिट हाँ क्या कह रही हो? मोहित सर को शेयर कर देना। हाँ श्योर श्योर श्योर, है ना।
देखो क्वेश्चन है आपका, 3 आइडेंटिकल masses m are kept at the vertices of equilateral triangle of site A. Find the force of A due to B and C. मतलब आपको जो है 3 masses given है, ये m m m A B C पे रखे हुए हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्स ऑन इन फाइंड द फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। मतलब A पे फोर्स फाइंड करना है। A पे फोर्स कौन कौन अप्लाई करेगा? B करेगा और C करेगा। तो आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। सॉल्व करो फटाफट। आया क्या आंसर आप लोगों का? डिड यू गेट द आंसर एनीवन? नो सर। सर कैसे करेंगे? नो, व्हाई कांट यू लीव सृष्टि? नहीं ना, मतलब क्लास तो थोड़ा लंबा होगा, 7:30 तक क्लास होगा आप लोगों का। ठीक है, देखो नहीं हुआ तो ध्यान से समझ लो क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका नहीं हुआ एक बार समझ लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे कि क्या कंसेप्ट है एग्जैक्टली। तो हमारे पास बच्चों 3 मासेस है। दिस इज m, दिस इज अगेन m एंड दिस इज अगेन m। क्लियर सभी को? यस सर। राइट। अब सोच के देखो कि क्वेश्चन ने बोला है कि सर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पक्की बात है सर ये एंगल 60 होगा, ये 60 होगा और ये तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। राइट, ठीक है। अब उनके साइड्स भी गिवन है, ए ए ए, ये सारे साइड्स भी गिवन है। अब हमसे जो फोर्स कह रहा है कि फोर्स फाइंड अ फोर्स ऑन ए बाय बी एंड सी। तो ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए पे एक तो बी वाला फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये बी वाला फोर्स अप्लाई करेगा। और ए पे कौन फोर्स अप्लाई करेगा? सी वाला फोर्स अप्लाई करेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो एफ की वैल्यू हो जाएगी जी एम स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस सभी का सेम ए स्क्वायर। और यही सेम मैग्नीट्यूड ये भी अप्लाई करेगा, यही सेम मैग्नीट्यूड ये भी अप्लाई करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट मैग्नीट्यूड में? एनीवन? नो सभी को क्लियर है? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस सर। ठीक है, चलो। सर एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, जिनमें दोनों की वैल्यू सेम है। ये भी F है और ये भी F है। सर इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? क्या वो एंगल 60 डिग्री है? क्या वो एंगल 60 डिग्री है? यस। ठीक है। सर अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये तो हमें पता ही ना कि सर अगर ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। यस और नो? ये तो पता है ना हमें। Yes, sir. तो फिर फाइंड कर लो, तो क्या हो Yes, जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल है 60 डिग्री। तो जो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू √3/2 होती है क्या? 1/2। 1/2। तो ये हो गया 3f स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया अंडर रूट में 3f। क्लियर एवरीवन? यस। ठीक है, f की वैल्यू तो हमने पहले से ही निकाल रखी है, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा देख लो, ए बी सी डी। अच्छा इसमें b एलिमिनेट हो गया, d एलिमिनेट हो गया, अभी भी डाउट है ए में और सी में।
तो प्लस जे या माइनस जे? तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस जे है या माइनस जे है? माइनस। वेरी गुड, तो आंसर सी वुड बी योर आंसर। क्लियर एवरीवन? यस क्लियर है सभी को? कोई डाउट एनीवन? नो सर। चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। So this is all about force. So we have actually completed theory as well as few numericals कि कैसे क्या क्या होता है, और इतने numericals enough है आपके force के कोई भी question करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? यस सर। थोड़ा जोश दिखना चाहिए यार आप लोग, ऐसा लग रहा है कि मतलब मरे मरे हो। ये धोनी कौन है यार? इसने तो रिटायरमेंट हो गया धोनी का। ये धोनी कौन है? धोनी, धोनी नाम लिख रखा है। चलो एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब सोच के देखो कि अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, समझना आप लोग, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। है बहुत सिंपल सा, लोग फॉर्मूला बता देते हैं, कोई भी टीचर होगा फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको फील कराऊंगा कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। समझो अगर ध्यान से कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये m1 और ये m2, ठीक है, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस d है, तो आपने बच्चों ये पढ़ा हुआ है कि सर इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो होता है g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्या ये आता है हमें एवरीवन? यस सर। यस सर। ये पता है हमें। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इस m2 को आप जो है निकाल दो, इस m2 का क्या करो, हटा दो, ठीक है। अगर मैंने इस m2 को हटा दिया, सोच के देखो, तो बचा क्या, सिर्फ m1। तो अगर मैंने इस m2 को बच्चों रिमूव किया, तो क्या ये फोर्स भी रिमूव हो जाएगा? फोर्स तो नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स के लिए हमें मिनिमम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो मासेस चाहिए। क्लियर? यस सर। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये फोर्स क्या हमेशा के लिए चला गया, अब कभी भी ये फोर्स पॉसिबल ही नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, जैसे ही आप m2 लाओगे वापस से वो फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब यार कुछ ना कुछ m1 में ऐसा है जो इस फोर्स को बनाए रख रहा है, ठीक है ना, जो इस फोर्स को बनाए रखना है, और उसी को हम बोलेंगे फील्ड, उस रीजन को हम बोलेंगे फील्ड। दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकंड काइंड ऑफ सेकंड जो तरीके से हम समझ सकते हैं वो ये है कि अगर मैं एक मैग्नेट लूं, ये ले लिया मैंने N, ये ले लिया S, और ये मैंने एक आयरन लिया, जैसे मैंने आयरन को इसके इतना क्लोज रखा, ये अट्रैक्ट कर लेगा आयरन को, है ना? यस सर। अब अगर मैंने आयरन को यहाँ रखा, मैंने बोला अट्रैक्ट करके दिखाओ, तो नहीं ये कर- बोलेगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप फील्ड इसकी में जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, जो बेसिकली मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, आप उसके रीजन से ही दूर रख दिया आपने, तो अब इस पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। सेम उसी तरह बच्चों फोर्स में भी होता है कि अगर मैं एक m1 यहाँ रखा, मैंने एक m2 मैंने इन्फानाइट पे रखा है, तो कोई फोर्स अप्लाई होने वाला नहीं है, बिकॉज आपने फील्ड रीजन से ही दूर रखा हुआ है। क्लियर है बिल्कुल? यस यस सर। सर। ठीक है, sir. तो अगर कोई भी मास m है, तो उस वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? Yes, sir. दूसरा तरीका समझो, ठीक है, एक और तरीके से मैं इसको अगर बताऊं कि भाई ये मास m है, और अगर मैंने दूसरे स्मॉल मास m को लेकर आया, तो स्मॉल मास जो फील करता है उसको हम फोर्स कहते हैं, और इस जिस रीजन में वो फोर्स फील करता है उस रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो स्मॉल m को मैं लेके आया, ये जो मास है जो फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, उस फीलिंग को हम कहेंगे कि भाई फोर्स है, और जिस रीजन में वो फोर्स को फील कर रहा है दैट रीजन इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। इज दैट क्लियर यस सर। सभी को? Yes, sir. सर। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हमने सर पहले पढ़ा कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और सर उसकी सर रेंज है ना इन्फिनिटी तक है। एब्सोल्युटली। सर ये पढ़ा, ठीक है। हम्म। तो सर अभी आपने कहा कि जो इन्फिनिटी पे होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आएगा, तो सर समझ नहीं आया कुछ। जस्ट गिव मी सेकंड। हेलो या हाँ,
तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जो भी आपने मुझसे पूछा कि सर हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है कि उसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, और आपने बताया कि इन्फिनिटी में तो ऑलमोस्ट वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने जब वर्ड यूज करा ना इन्फिनिटी में है, तो पहली बात तो आपने जहां पे भी ये पढ़ा है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज होती है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक होती है ना, तो वहां पे वो अप्रोक्सीमेटली का यूज करेंगे। अगर आप इन्फिनिटी पे जाते हो तो इन्फिनिटी किसी को पता नहीं क्या है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर जाते हो ना, तो एफ की वैल्यू सोचो ना क्या होता है, जी m1 m2/r²। ठीक है, आर की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो 1/इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप बहुत दूर जा रहे हो ना तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। अभी एक और टॉपिक आएगा, जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसा तो क्या होता है कि जब वो स्पेस में जाता है तो उसमें बेसिकली जो जो भी फ्यूल्स वगैरह होते हैं वो खर्च नहीं होते या बहुत मिनिमम अमाउंट में खर्च होते हैं, मतलब कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमको अर्थ से उसको बाहर निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में जो है फ्यूल खर्च करना पड़ता है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर ये मेरा अर्थ है तो अर्थ का जो फील्ड रीजन है, ग्रेविटेशन फील्ड रीजन है, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। तो अगर मैं इसके फील्ड रीजन से बाहर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दूं तो अगर एस्केप एरिया यहाँ, वेलोसिटी, हाँ सॉरी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है वो टर्म्स आएगा तो अपन पढ़ेंगे। तो उस रेंज से ही अगर मैं बाहर फेंक दूं तो मुझे इसको अब बाहर ले जाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बट यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, किसी भी मिसाइल्स को ले जाने के लिए, एस्केप करने के लिए जो है हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ता है। क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर जिसने भी क्वेश्चन पूछा था? यस सर। है ना? तो सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अब मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को, बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जी का जो फॉर्मूला होगा, या फिर मैं ये पूछूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी उसको फाइंड करने के लिए वी नीड वन मास, टू मास और मोर देन वन मास। बेसिकली क्वेश्चन इज सिंपल, एक मास चाहिए या एक से ज्यादा मास चाहिए? सर एक से ज्यादा मास सर एक चाहिए। से ज्यादा। एक से ज्यादा। एनीवन? और कोई? एनीवन एल्स? जिन्होंने एक से ज्यादा बोला है ना वो फिर से, मैंने पूरा 5 मिनट में जो अभी पढ़ाया ना उसको फिर से एक बार रिकॉल करो। सर मैंने आपको यही बोला ना कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का एक रीजन होता है, और उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। उस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आता है तो उस दूसरे मास पे एक फोर्स लगता है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें दो मासेस चाहिए। जैसे मैंने ये भी तो बोला आपको कि अगर ये स्मॉल मास आया इसके रीजन में, ठीक है, तो इसके रीजन में आया तो इस पे फोर्स लगेगा। मैंने ये बोला कि भाई इस स्मॉल मास पे जो जो फोर्स फील हो रहा है, जो भी ये फील कर रहा है दैट इज फोर्स, और जिस रीजन में फील कर रहा है दैट इज फील्ड। तो अगर मैं इसके इस कैपिटल एम के रीजन की बात करूं तो इस कैपिटल एम के फील्ड के रीजन में इसका तो क्या ही काम है, मुझे इसका थोड़ी कोई काम है, मैं तो सिर्फ इसकी कैपेबिलिटी देख रहा हूँ ना कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। आपने बोला सर इतनी है, कितनी है दैट विल बी फाइंड, वो हम फाइंड करेंगे। बट अभी आपको एक समझ में आना चाहिए कि सर क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें आ रही है थोड़ी बहुत समझ में कि अगर मुझे इंडिविजुअल किसी मास की बात करनी है तो इंडिविजुअल मास का इंडिविजुअल ही फील्ड होगा ना। दो मुझे मासेस क्यों चाहिए, एक से ज्यादा क्यों चाहिए, एक ही मास चाहिए ना, यस सर। है ना। तो मुझे एक या एक से ज्यादा के केसेस में हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर सकते हैं, वन और मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन तब आएगा जब आपका जो है फील्ड जो है आपका जो है एक दूसरे को, जैसे अगर यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2, तो आपने बोला यहाँ पे फील्ड फाइंड करो, तो वहां पे इसका भी फील्ड होगा इसका भी फील्ड होगा, फिर वो प्लस माइनस करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमें वेक्टर सम कैसे करें दैट इज समथिंग हमें पता है। बोलो कोई डाउट किसी को ग्रेविटेशनल फील्ड में? नो सर। ठीक है, नो अब सर। जो g की वैल्यू होती है इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, f अपॉन स्मॉल m कर दो तो g की वैल्यू आ गई g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। मतलब r क्या है, आप जिस भी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, p पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस p पॉइंट से इस स्मॉल m, इस कैपिटल M का डिस्टेंस देखूंगा कितना r है। तो g का, इसका g का जो फॉर्मूला आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो हो जाएगा g, जिसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है इनटू वो अपॉन में उस पॉइंट का उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोलना पड़ेगा आप लोग को, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। यस सर क्लियर है। चलो यही जो सुना चाहिए। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीजें हमने अभी देख लिया है कि जी की वैल्यू एफ बाई एम होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, दैट इज समथिंग वो मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया है।
ठीक है, इसको आपको अगर जो है स्टेटमेंट में लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी g at any point in a gravitational field is defined as the force acting on a unit mass placed at the point। ठीक है ना, कि अब यूनिट मास का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट मास का मतलब m की वैल्यू कितनी है, 1 kg है। तो यहाँ पे अगर जो भी फोर्स लग रहा है इस पे अगर m की वैल्यू 1 कर दिया तो अल्टीमेटली gm/r² क्या है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर इसको हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये इंटेंसिटी कहाँ से आ गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या सभी को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे m2 क्यों लिखा है। ठीक है, g m1/r² है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा r², ये हमें पता है सेम टू सेम। अच्छा ये फोर्स की बात हो रही है इसलिए m2 है, तो हमें पता है ये चीजें। ठीक है, अब आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि जो रेंज की अगर मैं बात करूं तो अगर r टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा ना तो फोर्स टेंड्स टू 0 होगा, है ना। कि अगर आर आपका इन्फिनाइट की तरफ, ये तो अभी किसी ने पूछा तो मैंने बताया भी कि आर की वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ मूव करेगी तो फोर्स 0 की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो कुछ एक सेंटेंस है, दिस रेंज अराउंड m1 वेयर अदर मास m2 एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं होगा तो वो फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना, तो मैंने ये भी बताया कि ये जो दूसरा मास हम लेकर आते हैं ये जो फील करता है दैट इज फोर्स, और जिस रीजन में फील करता है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। सो एज सिंपल एज इट साउंड्स कि जो है अगर मैं फील्ड की बात, अगर फोर्स निकालूंगा तो वहां पे डेफिनेटली फील्ड होगा, तभी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर फोर्स और फील्ड में क्या कोई आप रिलेशन बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हो जाएगा रिलेशन, सोच के देखो, एफ की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू एम। तो एफ की वैल्यू क्या एम जी हो गई। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या कहते हो, देखा देखा लग रहा है क्या, यस देखा देखा लग रहा है क्या? यस सर सर F is equals to ma। एफ इज इक्वल टू एम जी देखा देखा आपको इसलिए लग रहा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा अर्थ पे ऐसे होता है तो नीचे की तरफ फोर्स एम जी लगाता है ना। तो अल्टीमेटली वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोल दो या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, बोथ आर सेम, एक ही चीज है वो। दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, ये अगेन आपका जो है यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन आ गया। अगर आपको यूनिट फाइंड करना है तो सिंपल सा आप जो है एमकेएस में भी फाइंड कर सकते हो, सीजीएस में भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यूनिट आपका सिंपल सा कितना होगा आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि आप इजीली इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो। आपको जी का यूनिट पता है, एम का पता है, आर का पता है, यू कैन इजीली फाइंड द यूनिट ऑफ दिस। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी। ठीक है, न्यूटन की फिर वैल्यू पुट करके आप जो है टोटल यूनिट फाइंड कर सकते हो। राइट, डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यस सर चलो अब हम बात कर लेते हैं सर थोड़े से न्यूमेरिकल की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो आपको ये बच्चा इसलिए दिखाया गया है कि हाँ भाई ये जो है बेसिकली किसके फील्ड में आ गया है, इस बड़े से एम मास के फील्ड में आ गया है। तो ही एक्चुअली फील सम फोर्स, वो कुछ फोर्स फील करेगा बिकॉज वो रीजन में आ गया है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देख लो हो रहा है क्या आप लोगों से। नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूँ। क्लास स्टार्ट किया था तो 21 स्टूडेंट्स, अभी 16 हो गए। देखो ऐसा लग रहा है आप लोग थक रहे हो, धीरे धीरे थक रहे हो तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर से। So 4/3 GM/r²।
हाँ बताओ क्या आंसर आया? ए। चलो एक आंसर आया मेरे पास ए, चेक कर लेके। देखो क्वेश्चन आप लोग अगर थोड़ा सा जो है मेरी तरफ देख लो, जो मैं कह रहा हूँ, अब आप लोग थोड़ा सा बंद कर दो लिखना। तो क्वेश्चन इज सिंपल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस रीच ऑफ मास m आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन में इसको सिंपली प्लेस किया गया है एट डिस्टेंस ऑफ r। सो दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज 2r, अनदर डिस्टेंस इज 4r, एंड सो ऑन। ठीक है, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब आपके यहाँ पे इन सभी की वजह से यहाँ पे ड्यू टू ऑल दी अदर मासेस आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है? Yes, sir. राइट अच्छा, क्वेश्चन को किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का 3 फंडा होता है, जो आपको तीनों आना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो 3 फंडे में सबसे पहला फंडा होता है यू शुड अंडरस्टैंड क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आपको होता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी करा है, जो भी सीखा है, क्या आप उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पा रहे हो। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और डीपली बताऊं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो है आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है क्या? नो। नहीं पढ़ा है? आपने जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिया, वो तो शायद मैं नहीं पढ़ाया था। Yes, sir. ठीक है, तो अगर लेट सपोज कि आपने स्ट्रेस का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रेस का कंसेप्ट पढ़ा है, स्ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। अब आप अगर जो है सिविल इंजीनियरिंग में कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने जा रहे हो और कोई कॉलम बना रहे हो, सिंपल से एग्जांपल ले लो, और उस कॉलम में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, अगर आप उसका यंग मॉडुलस नहीं चेक कर रहे हो कि भाई कितना वेट इस पे पड़ेगा कि ये टूट जाएगा, कितना वेट पड़ेगा कि नहीं टूटेगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो ये सारा पढ़ना लिखना ना सब बेकार है। तो आप जो भी आपने पढ़ा है आप उसका एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको अगर वो आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और थर्ड जो है, जो बहुत सिंपल है, दैट इज कैलकुलेशन। मतलब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथमेटिकल पोर्शन। अगर ये तीनों चीजें आपको आ जाती है ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो हमें क्लियर है कि इस तरीके से मास रखा हुआ है, यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सर अगर मैं इसका देखूं तो ये जो है यहाँ पे अगर कोई भी अगर मास रखा होगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एंड सो ऑन ऐसे अट्रैक्ट करते रहेंगे। राइट, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब इस तरीके से होगा। तो हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो है इसकी वजह से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, वो हो जाएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वजह से कितना होगा, दैट वुड बी जीएम अपॉन 2r का होल स्क्वायर। इसकी वजह से जीएम अपॉन 4r का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन इन्फिनिट तक, क्योंकि हमें बोला नहीं है, सो इट विल बी गो टिल इन्फिनिट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जीएम अपॉन आर स्क्वायर तो सभी में आने वाला है, तो फिर हमारे पास जो आ गया वो आ गया जीएम अपॉन आर स्क्वायर 1 + 1/4 + 1/16 प्लस डैश 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 प्लस एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन का पोर्शन है, आपने कंसेप्ट भी अप्लाई कर लिया एंड एवरीथिंग यू डिड। कंसेप्ट का क्या कैलकुलेशन में आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए एग्जैक्टली ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा कि भाई ये एक सीरीज बन रहा है। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स वाले हो तो पढ़ा होगा, और अगर इवन 10th में भी आता है आपका एपीजीपी करके, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है क्या आप लोगों ने, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक? यस सर। ठीक है Yes, sir. है ना, पढ़ा होगा। तो वहां पे 2 सीरीज होते हैं, एक आपका एपी होता है, एक आपका जीपी होता है। जो जीपी होता है बेसिकली उसका सीरीज कुछ ऐसा बनता है कि अगर 1 + 1/4 है प्लस 1/16 है प्लस एंड सो ऑन है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। तो रेशियो देखो 1/4 आ रहा है, इन दोनों का रेशियो ले लो 1/16 अपॉन 1/4, तो अगेन 1/4 आएगा। फिर रेशियो लोगे फिर 1/4 आएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू मुझे 1/4 दिख रही है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। राइट, आर की Yes, वैल्यू। sir. और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये इनफाइनाइट सीरीज, इसके लिए फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r। ठीक है ना, ऐसे इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, a अपॉन 1 - r। a की वैल्यू, a इज योर फर्स्ट टर्म क्या है 1, r क्या है 1/4। फाइंड करो और जीएम अपॉन आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो डाउट सर। सभी को क्लियर है क्या? Sir, A upon 1 - R क्यों यूज कर? a अपॉन 1 - r बेटा एक फॉर्मूला होता है ना, कि जब भी जीपी सीरीज होता है ना, जीपी सीरीज बनता है, और अगर वो s मतलब इन्फिनिट तक जा रहा है, एक तो होता है n तक जा रहा है, तो n का करोगे तो n के फॉर्म में आंसर आएगा। इन्फिनिट तक जा रहा है तो उसको लर्न कर लो कि s इन्फिनिट का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r।
जब भी जीपी सीरीज बनेगा और वो इन्फिनिट तक जाएगा तो फॉर्मूला होता है a/1 minus r, where a is your first term, r is your ratio of any two terms, any two consecutive terms. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। चलो, किसी को कोई डाउट? No. No, sir. सभी को क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी यस को? सर। Yes, sir. चलो, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन करके बता दो फटाफट मुझे। नहीं तो फिर आप लोग एक काम करो, आई विल शेयर दिस पीपीटी, आप लोग ये कुछ क्वेश्चन है वो करना है आप लोगों को, है ना? दैट समझ लो कि ये होमवर्क है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड करोगे या फिर मैं अभी कराऊं, या थर्ड वाला शायद आप नहीं कर पाओगे, मैं डिस्कस कर लूंगा। बोलो, अभी करना है या फिर मैं दे दूं, आप लोग करोगे शांति से? सर अभी बता दो। अभी बता दें या आप लोग खुद से ट्राई करो? मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर नहीं आया तो। Okay, sir. निखिल इज सेइंग कि सर आप करवा दो। सो निखिल देखो, आप है ना इस चीज को अपने मतलब दिमाग में, मतलब आप सभी को इस चीज को अपने दिमाग में नोट करके रखना है, बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर, कि आप लोग को खुद से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। जब भी आप कोई काम खुद से करते हो ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है एंड एक सेटिस्फेक्शन होता है हमेशा के लिए कि वो मैंने किया था, मुझे किसी सर की टीचर की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट? तो मेरा हमेशा यही फंडा होता है कि मैं आप लोगों जितने भी स्टूडेंट है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग खुद करो, ठीक है ना? तो आई वांट कि आप लोग ये क्वेश्चन, जो भी 2-3 क्वेश्चन इसको खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलो, ठीक, चलो बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Bye, sir.